स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि गांव के गरीबों से नहीं होगी टैक्स की वसूली, सम्राट चौधरी ने होल्डिंग टैक्स पर दूर की कंफ्यूज। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ग्राम पंचायतों में होल्डिंग टैक्स को लेकर के चल रही भ्रम की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि गरीब परिवारों से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण गरीबों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना नहीं बल्कि पंचायतों को विकास कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है। सम्राट चौधरी ने बताया है कि होल्डिंग टैक्स केवल निर्धारित नियमों और पारदर्शिता के अनुसार लागू होगा। आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब परिवारों को इस व्यवस्था से राहत मिलेगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और फिर सरकार द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार पंचायतों के विकास और फिर ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसी भी गरीब परिवार के साथ अन्याय नहीं होगा और फिर सभी फैसले जनहित को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। नेपाल में बारिश, बिहार में तबाही, नदी उफान, कटाव से दहशत में 10 गांव, रात भर जाग करके बचा रहे घर। दरअसल बात है कि नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश का असर बिहार की नदियों पर साफ दिखाई दे रहा है। जब पूर्वी चंपारण में नदी उफान पर है जिससे करीब 10 गांव में कटाव का खतरा बढ़ गया है। नदी किनारे रहने वाले लोग पूरी रात जाग करके अपने घरों और फिर सामान को सुरक्षित बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज कटाव के कारण कई जगह खेती की जमीन नदी में समाने लगी है और फिर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। स्थानीय प्रशासन और फिर जल संसाधन विभाग स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील इलाकों में राहत और फिर बचाव की तैयारी तेज कर दी गई है तथा लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों से अनावश्यक रूप से तट के पास नहीं जाने और फिर किसी भी आपात स्थिति में तुरंत स्थानीय अधिकारियों को सूचना देने की अपील की है। मौसम विभाग ने भी अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है जिससे बाढ़ और फिर कटाव का खतरा फिलहाल बना हुआ है। बिहार विधानसभा मानसून सत्र दूसरे दिन क्या क्या हुआ, पंचायत टैक्स पर हंगामा, 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन पंचायत टैक्स, शिक्षक भर्ती और शिक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर जोरदार चर्चा हुई है। पंचायतों में टैक्स लगाने के प्रस्ताव को लेकर के सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जब वहीं पर सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1 लाख शिक्षकों की भर्ती की दिशा में तेजी से काम करने की बात कही है। जब शिक्षा मंत्री ने सदन में बताया है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की को आगे बढ़ाया जा रहा है और ट्राई 4 के तहत बड़ी संख्या में नियुक्तियां की जाएगी। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों की जमीन शिक्षा सुधार और अन्य प्रशासनिक विषयों पर भी चर्चा हुई है। जब विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा है और फिर सदन में हंगामा किया है। जब दूसरे दिन की कार्यवाही के दौरान सरकार ने कई महत्वपूर्ण विधेयक भी सदन में पेश किया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, प्रशासनिक सुधार लाना और फिर पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को अधिक प्रभावी बनाना है। मानसून सत्र के बाद बिहार लौटेंगे तेजस्वी यादव, बांकीपुर में आरजेडी कैंडिडेट को भी इंतजार। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर होने को लेकर की राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वे मानसून सत्र समाप्त होने के बाद बिहार लौट सकते हैं। हालांकि उनकी वापसी की आधिकारिक तारीख अभी सामने नहीं आई है। इस बीच बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में राजद उम्मीदवार रेखा गुप्ता भी तेजस्वी यादव के प्रचार अभियान में शामिल होने का इंतजार कर रही है। तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता चुनावी प्रचार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बांकीपुर उपचुनाव राजद के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। ऐसे में तेजस्वी यादव की वापसी और चुनाव प्रचार में उनकी भूमिका पर सभी की नजर टिकी हुई है। नया नियम अंग्रेजों की तरह, बिहार के गांव में होल्डिंग टैक्स पर विधान परिषद में जोरदार हंगामा, सरकार ने क्या कहा। दरअसल बात है कि बिहार विधान परिषद में ग्रामीण क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स लागू होने के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ है। विपक्ष ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इसे ग्रामीणों पर अतिरिक्त बोझ बताया है, जबकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस व्यवस्था को लेकर के कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही है। सरकार की ओर से कहा गया है कि होल्डिंग टैक्स का उद्देश्य पंचायतों की आय बढ़ा करके स्थानीय विकास कार्यों को गति देना है। जिसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि निर्धारित नियमों के तहत गरीब और फिर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अनावश्यक कर का बोझ नहीं डाला जाएगा। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। विधान परिषद में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि होल्डिंग टैक्स से जुड़े सभी प्रावधान पारदर्शी तरीके से लागू किए जाएंगे और आम जनता के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
बिहार में बिना अनुमति सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे सरकारी कर्मचारी, गाली गलौज वाली पोस्ट पर होगी जेल। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग को लेकर के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नए नियमों के अनुसार सरकारी कर्मचारी सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना आधिकारिक हैसियत से सोशल मीडिया अकाउंट नहीं बना सकेंगे। साथ ही सोशल मीडिया पर अभद्र, आपत्तिजनक या फिर गाली गलौज वाली पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि इन नियमों का उद्देश्य साइबर अपराधों पर रोक लगाना, सरकारी कर्मचारियों के आचरण में अनुशासन बनाए रखना और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देना है। कर्मचारियों को सरकारी गोपनीय सूचना शेयर करने और फिर सेवा नियमों का उल्लंघन करने वालों से भी बचने के निर्देश दिए हैं। नए प्रावधानों के तहत आपत्तिजनक, सामग्री, धमकी या फिर गाली गलौज से जुड़े पोस्ट करने पर संबंधित कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने सभी विभागों को इन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बिहार में पेट्रोल 11 और डीजल 5 रुपए महंगा क्यों? विधान परिषद में सुनील सिंह ने सम्राट सरकार को घेरा। दरअसल बात है कि बिहार विधान परिषद के मानसून सत्र में पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया है। राजद एमएलसी सुनील सिंह ने सरकार से सवाल किया है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में बिहार में पेट्रोल करीब 11 रुपये और डीजल करीब 5 रुपये प्रति लीटर महंगा क्यों है। उन्होंने कहा है कि इसका सीधा असर आम लोगों और फिर किसानों पर पड़ रहा है। जब सुनील सिंह ने सरकार से ईंधन पर लगने वाले टैक्स और फिर मूल्य निर्धारण की नीति पर स्पष्टीकरण मांगा है। उनका कहना था कि महंगे ईंधन के कारण परिवहन लागत बढ़ रही है, जिससे रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ रहा है। विपक्ष ने ईंधन यानी कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत देने की मांग दोहराई है, जबकि सरकार ने अपने पक्ष में नियमों और फिर टैक्स व्यवस्था पर का हवाला दिया है। बिहार में पंचायतों का होगा बड़ा पुनर्गठन, सरकार ने जारी की परिसीमन अधिसूचना, बदलेंगे नाम, सीमाएं और मुख्यालय। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने पंचायतों के परिसीमन को लेकर के अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत राज्य में ग्राम पंचायतों, वार्डों और फिर अन्य पंचायत इकाइयों की सीमाओं का पुनर्गठन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान कई पंचायतों के नाम, सीमाएं और फिर मुख्यालय में भी बदलाव संभव है। सरकार के अनुसार परिसीमन का उद्देश्य बढ़ती आबादी के अनुरूप पंचायतों का संतुलित गठन करना और स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है। इस प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों के तहत दावा और फिर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया जाएगा। इसके बाद अंतिम लिस्ट जारी की होगी। जब परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नई पंचायत सीमाओं के आधार पर आगे की चुनावी और फिर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय निकायों में बेहतर प्रतिनिधित्व और प्रशासनिक सुविधाएं सुनिश्चित होगी। बिहार में 3 बंद चीनी मिलों को फिर से किया जाएगा शुरू, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। दरअसल बात यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधान परिषद में घोषणा की है कि बिहार की 3 बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के सहयोग से आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ताकि बिहार की चीनी उद्योग को नई गति मिल सके। सरकार का कहना है कि बंद पड़ी चीनी मिलों के दोबारा शुरू होने से गन्ना किसानों को अपनी फसल का बेहतर बाजार मिलेगा, स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस दिशा में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार चीनी उद्योग के पुनर्जीवन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जिन मिलों के संचालन से गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और बिहार का चीनी उद्योग एक बार फिर से विकास की राह पर आगे बढ़ सकेगा। बिहार के किसान करेंगे मोटी कमाई, अब ट्रेन से दूसरे राज्यों तक भेज सकेंगे सब्जी और फल। दरअसल बात है कि बिहार के किसानों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत पहल करते हुए फल और सब्जियों को दूसरे राज्यों तक भेजने की विशेष पार्सल सेवा शुरू की है। इस सुविधा के जरिए किसान अपने ताजे उत्पाद कम समय में बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद है। रेलवे की इस व्यवस्था से परिवहन आसान होने के साथ साथ फलों और फिर सब्जियों के खराब होने की संभावना भी कम होगी। किसानों को अब सड़क परिवहन पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे अपनी उपज को देश के विभिन्न राज्यों तक आसानी से भेज सकेंगे। सरकार और रेलवे का मानना है कि ये पहल किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन और राज्य के कृषि कारोबार को नई मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएगी। ये किसानों से इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की गई है। बिहार में सजेगा हॉकी का अंतर्राष्ट्रीय मंच, राजगीर और पटना में भिड़ेंगी कई देशों की टीमें। दरअसल बात है कि बिहार को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी मिली है।
जहाँ FIH हॉकी प्रो लीग 2027 के मुकाबले पटना और फिर राजगीर में आयोजित होंगे, जहां पर भारत सहित कई देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। इस आयोजन से बिहार को वैश्विक खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। राजगीर के विश्व स्तरीय स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और फिर पटना के हॉकी मैदानों में होने वाले मुकाबले के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि इस आयोजन से खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य में खेल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट के दौरान कई देशों के खिलाड़ी और अधिकारी बिहार पहुंचेंगे। इससे स्थानीय खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं देखने और फिर सीखने का अवसर मिलेगा। बिहार में ग्राम पंचायत क्षेत्रों का गठन और परिसीमन साल 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। विभाग ने अधिसूचना की जारी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत क्षेत्रों के गठन और फिर परिसीमन को लेकर की नई अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार राज्य में ग्राम पंचायतों का गठन और फिर परिसीमन साल 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। नई गाइडलाइन के तहत ग्राम पंचायत, वार्ड और फिर अन्य पंचायत क्षेत्रों का निर्धारण तय मानकों के अनुसार किया जाएगा। परिसीमन प्रक्रिया के दौरान प्रारूप प्रकाशित किए जाएंगे तथा आम लोगों से सुझाव और फिर आपत्तियां भी आमंत्रित की जाएगी, जिसके बाद अंतिम अधिसूचना जारी होगी। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य पंचायत क्षेत्रों का संतुलित पुनर्गठन करना और स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद आगामी पंचायत चुनाव भी संशोधित परिसीमन के आधार पर कराए जाएंगे। बिहार में नदियों ने बदले तेवर, बढ़ते जलस्तर से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की आहट। दरअसल बात है कि नेपाल और बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण बिहार की कई प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जहां गंगा, कोसी, गंडक, बागमती और फिर अन्य नदियों के जलस्तर को देखते हुए तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। जहां प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। जल संसाधन विभाग और फिर आपदा प्रबंधन विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जहां निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जरूरत पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। कई जिलों में राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बिहार के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से नदी किनारे जाने से बचने, सरकारी निर्देशों का पालन करने और मौसम संबंधित ताज़ा अपडेट पर नजर बनाए रखने की अपील की है। नशे से टूटते परिवारों को बचाने आगे आई जीविका दीदियां, लिया नशा मुक्त बिहार बनाने का संकल्प। दरअसल बात यह है कि समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड में जीविका दीदियों ने नशा मुक्ति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। इस दौरान महिलाओं ने अपने परिवार, गांव और फिर समाज को नशे से दूर रखने तथा नशा मुक्त बिहार बनाने का सामूहिक संकल्प लिया है। यह कार्यक्रम में जीविका दीदियों ने कहा है कि नशा केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को प्रभावित करता है। उन्होंने लोगों से शराब और फिर अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहने, युवाओं को जागरूक करने तथा समाज में नशा मुक्ति का संदेश फैलाने की भी अपील की है। वहीं पर जीविका समूह ने भविष्य में भी गांव-गांव जाकर के जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उनका कहना है कि जन भागीदारी और फिर सामाजिक जागरूकता से ही नशा मुक्त बिहार के लक्ष्य को सफल बनाया जा सकता है। प्रशांत किशोर के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा, पैसे के दम पर सोशल मीडिया पर माहौल बनाने का आरोप। दरअसल बात यह है कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के बीच भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा और प्रशांत किशोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रचार में बड़े पैमाने पर धन खर्च करके सोशल मीडिया के जरिए माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है तथा चुनावी खर्च की निर्धारित सीमा का उल्लंघन हुआ है। भाजपा नेताओं ने चुनाव आयोग से मामले की जाँच कराने और फिर कथित वित्तीय लेन देन और सोशल मीडिया प्रचार की पड़ताल करने की मांग की है। जब पार्टी का दावा है कि चुनाव प्रचार में फर्जी अकाउंट और फिर अन्य माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग की प्रक्रिया जारी है। इस मामले में आयोग की ओर से आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा उस पर सभी राजनीतिक दलों की नजरें बनी हुई है। बिहार में शिक्षकों की कमी पर बोले सम्राट, 1 महीने में भर जाएंगे खाली पद। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा में शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के
अंबेडकर आवासीय विद्यालय में शिक्षकों के सभी खाली पद 1 महीने के अंदर भर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने यह भी बताया है कि आने वाले वर्षों में बड़े स्तर पर शिक्षक नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चरणबद्ध तरीके से 1 लाख शिक्षकों की बहाली का लक्ष्य रखा गया है और भर्ती प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार का उद्देश्य सभी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध कराना और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस दिशा में संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जहां होनी थी फिल्मों की शूटिंग, वहां हो रही है खेती। बिहार में 9 साल बाद भी शुरू नहीं हुआ है फिल्म सिटी का निर्माण। दरअसल बात है कि बिहार के राजगीर में प्रस्तावित फिल्म सिटी परियोजना का शिलान्यास हुए करीब 9 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है। जिस जमीन पर फिल्म स्टूडियो और आधुनिक सुविधाएं विकसित होनी थी, वहां आज भी खेती की जा रही है। इससे स्थानीय लोगों और फिर फिल्म जगत से जुड़े लोगों में निराशा है। जब फिल्म सिटी परियोजना से राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलने, रोजगार के नए अवसर बनने और पर्यटन को गति मिलने की उम्मीद थी, लेकिन लंबे समय से काम शुरू नहीं होने के कारण ये महत्वाकांक्षी योजना अभी अधूरी पड़ी हुई है। जहाँ स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि परियोजना जल्द शुरू होती है तो फिर बिहार के कलाकारों और फिर तकनीशियनों को राज्य में ही यानी कि बिहार में ही बेहतर अवसर मिलेगा और यहीं पर रोजगार मिलेगा। बिहार में ऑनलाइन जुआ खेलने वालों की खैर नहीं, विधानसभा में नया कानून पास, दूसरी बार पकड़े गए तो 2 साल की सजा। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा में बिहार जुआ विधेयक 2026 पारित किया गया है। नए कानून के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन जुआ खेलने, संचालित करने या फिर इसमें सहयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। बार बार अपराध करने वालों के लिए पहले से अधिक कड़ी सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। यह कानून के अनुसार दूसरी बार जुआ खेलते पकड़े जाने पर आरोपी को 2 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा पुलिस को कई मामलों में बिना वारंट कार्रवाई करने का अधिकार भी दिया गया है, ताकि अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और फिर जुए पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। युवाओं को ऑनलाइन जुए की लत से बचाना, साइबर अपराधों पर रोक लगाना और अवैध सट्टेबाजी के नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई करना है। बिहार के गांव में घर बनाना महंगा, पंचायतों को मिलेगा टैक्स लगाने का अधिकार, होल्डिंग बैनर से भी होगी कमाई। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा से पारित संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों को भवन निर्माण, होर्डिंग बैनर और अन्य स्थानीय मुद्दों पर निर्धारित नियमों के तहत कर एवं शुल्क लगाने का अधिकार मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे पंचायतों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण और फिर कुछ अन्य सेवाओं पर निर्धारित शुल्क देना होगा। इसके अलावा पंचायतें विज्ञापन, होर्डिंग और फिर बैनर से भी राजस्व प्राप्त कर सकेंगे, जिससे स्थानीय निकाय आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनेंगे। मंदिरों के पास उड़ रहा गांजे का धुआं, आरजेडी एमएलसी के बयान पर भड़की सरकार, विधान परिषद में बवाल। दरअसल बात है कि बिहार विधान परिषद में नशे के बढ़ते मामलों को लेकर के उस समय हंगामा हो गया, जब राजद एमएलसी ने आरोप लगाया है कि मंदिरों के आसपास भी गांजे का धुआं उड़ रहा है। इस बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है और सदन में तीखी बहस शुरू हो गई है। सरकार की ओर से आरोपों का विरोध करते हुए कहा गया है कि नशे के कारोबार पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और कानूनी व्यवस्था को लेकर के सरकार पूरी तरह से गंभीर है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच काफी देर तक नोकझोंक चलती रही। विधान परिषद में इस दौरान नशा नियंत्रण के अलावा बिजली, स्टार्टअप, बैंकिंग और फिर अन्य जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। सदन की कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे और फिर मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बना रहा। बिहार में स्टेट हाईवे पर किन गाड़ियों का लगेगा टोल टैक्स, सरकार ने दूर किया कंफ्यूजन। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स को लेकर के स्थिति स्पष्ट कर दी है। सरकार के अनुसार केवल व्यावसायिक यानी कि पीले नंबर प्लेट गाड़ियों से ही टोल टैक्स लिया जाएगा। निजी यानी कि सफ़ेद नंबर प्लेट गाड़ियों को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है। परिवहन विभाग ने बताया है कि नई टोल नीति का उद्देश्य राज्य के स्टेट हाईवे, बड़े पुलों और फिर सड़क अवसंरचना के रखरखाव के लिए संसाधन जुटाना है। पहले जारी अधिसूचना को लेकर के लोगों में भ्रम था, जिसे अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने कहा है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद टोल वसूली केवल निर्धारित व्यावसायिक गाड़ियों से की जाएगी। निजी गाड़ी मालिकों को टोल टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी। बिहार में म्यूटेशन हुआ महंगा, बिहार में दाखिल खारिज का बदला नियम, जाने क्यों लगेगा 200 रुपये।
दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने भूमि दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नया संशोधन विधेयक पेश किया है। नए प्रावधान के अनुसार अब दाखिल खारिज से जुड़े हर नए आवेदन, अपील और रिवीजन पर 200 रुपये का शुल्क देना होगा। सरकार का कहना है कि इससे प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनेगी। अभी तक दाखिल खारिज मामलों में केवल स्टाम्प शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब इसके अलावा 200 का अलग शुल्क भी जमा करना होगा। सरकार को भविष्य में आवश्यकता के अनुसार इस शुल्क में संशोधन करने का अधिकार भी होगा। सरकार का कहना है कि नए नियम से राजस्व विभाग की सेवाएं अधिक प्रभावी होंगी और भूमि अभिलेखों के प्रबंधन में सुधार आएगा। बिहार में मॉडल स्कूलों के रंग में जेडीयू का करारा जवाब। नीरज कुमार बोले, भगवाकरण का आरोप तथ्यों से परे। दरअसल बात है कि बिहार के 551 मॉडल स्कूलों के रंग और फिर नामकरण को लेकर के चल रहे विवाद के बीच जेडीयू के विधान परिषद नीरज कुमार ने विपक्ष के भगवाकरण के आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना और भगवाकरण का आरोप तथ्यों से परे है। नीरज कुमार ने कहा है कि स्कूलों के नामकरण को लेकर के उठी आपत्तियों पर सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है। उनका कहना है कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जबकि सरकार शिक्षा के विकास और फिर बेहतर सुविधाओं पर ध्यान दे रही है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी जारी है, जहां पर विपक्ष सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगा रहे हैं। वहीं पर जेडीयू का कहना है कि फैसले को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और फिर इसका उद्देश्य केवल शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। बिहार में साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़, पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच तेज। दरअसल बात है कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 2 एजेंटों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान कुछ डिजिटल साक्ष्य और व्हाट्सएप संपर्क सामने आए हैं, जिनके आधार पर कथित पाकिस्तानी कनेक्शन की भी जाँच की जा रही है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन और फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। साइबर विशेषज्ञों की मदद से ये पता लगाया जा रहा है कि नेटवर्क किन किन राज्यों और फिर देशों तक फैला हुआ है तथा इसमें और कौन कौन लोग शामिल है। फिलहाल जांच जारी है और पुलिस पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि सभी डिजिटल साक्ष्यों की गहन जाँच की जा रही है और जाँच पूरी होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राशन कार्ड बनवाने के बहाने महिला के घर पहुंचा वार्ड सदस्य का पति, लोगों ने बांध करके पीटा, चप्पलों की माला भी पहनाई। दरअसल बात है कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में राशन कार्ड बनवाने के बहाने एक वार्ड सदस्य का पति महिला के घर पहुंच गया, जहां घटना वो भी देर रात। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए और फिर उसे पकड़ करके खंबे से बांध दिया। इसके बाद लोगों ने उसकी जमकर की पिटाई कर दी और चप्पलों की माला भी पहना दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फिर आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ा करके अपने कब्जे में लिया। जब पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और घटना से जुड़े सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हम इसका फोटो नहीं दिखा सकते हैं, जो माला पहना हुआ है हम इसका ब्लर कर दे रहे हैं क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। बिहार में मॉडल स्कूलों के भगवा रंग पर सियासत तेज, सरकार पर हमलावर विपक्ष। दरअसल बात है कि बिहार के 551 मॉडल स्कूलों को भगवा रंग में रंगने और फिर उनका नाम बदलने के फैसले को लेकर के राज्य की राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने सरकार पर शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाया है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य स्कूलों की नई पहचान और बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है। जब विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को विधानसभा और सार्वजनिक मंचों पर जोर शोर से उठाया है, वहीं पर सरकार और फिर जेडीयू के नेताओं ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि फैसले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और इसका शिक्षा के भगवाकरण से कोई संबंध नहीं है। इस मुद्दे को लेकर के बिहार में राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। सरकार अपने फैसले का बचाव कर रही है, जबकि विपक्ष इसे वापस लेने की मांग कर रहा है। आने वाले दिनों में यह मामला और अधिक राजनीतिक चर्चा का विषय बना रह सकता है। बीजेपी विधायक हुए आग बबूला। दरअसल बात है कि मशहूर शिक्षक खान सर के एक वायरल बयान को लेकर के बिहार में राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। भाजपा विधायक नीरज कुमार बबलू ने बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरीके की भाषा समाज और फिर छात्रों के लिए उचित नहीं है। उन्होंने खान सर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। नीरज कुमार बबलू ने आरोप लगाया है कि सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की टिप्पणी से सामाजिक माहौल खराब होता है। बयान के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर के तीखी बहस शुरू हो गई और राजनीतिक नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दूं कि खान सर ने एक पॉडकास्ट में कहा कि जिसका मैं जीजा लगूंगा वही मुझे फैजल खान कहेगा। इस बयान के बाद बवाल मच गया है।
सोनम वांगचुक जी अपना आमरण अनशन स्थगित कर दीजिए। तेजस्वी यादव की ये सलाह 4 दिन बाद क्यों हुई वायरल, भड़के लोग। दरअसल बात यह है कि तेजस्वी यादव द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से आमरण अनशन स्थगित करने की अपील वाला सोशल मीडिया पोस्ट 4 दिन बाद अचानक वायरल हो गया। पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी टाइमिंग को लेकर के कई तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई है और लोगों ने सवाल उठाए हैं। वायरल पोस्ट को लाखों लोगों ने देखा और इस पर बड़ी संख्या में टिप्पणियां की है। कुछ यूजर्स ने तेजस्वी यादव की अपील का समर्थन किया है, जबकि कई लोगों ने देर से प्रतिक्रिया देने को लेकर के आलोचना भी की है। इसी वजह से ये पोस्ट सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। इस बीच सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, जहां दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके इलाज के लिए उन्हें मेदांता अस्पताल हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों, रिजवान हत्याकांड में अब पीड़ित परिवार ने न्याय की लड़ाई तेज कर दी है। कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम के नेतृत्व में परिजनों ने प्रभारी पुलिस अधीक्षक से मुलाकात करके मामले में स्पीडी ट्रायल की मांग की है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि इस मामले का स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। वहीं पर जिला अधिवक्ता संघ ने भी पीड़ित परिवार के समर्थन में बड़ा फैसला लिया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। दरअसल बात यह है कि किशनगंज के चर्चित रिजवान हत्याकांड मामले में अब जल्द न्याय की मांग को लेकर के पीड़ित परिवार ने प्रभारी पुलिस अधीक्षक हरि मोहन शुक्ल से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम भी परिजनों के साथ मौजूद रहे। प्रतिनिधि मंडल में रिजवान आलम के पिता नजीर आलम, छोटे भाई शाहनवाज आलम, उप सरपंच एवं चाचा हफीजुद्दीन, करीबी रिश्तेदार जुल्फिकार अली, डॉक्टर नूर आलम और फिर इंतखाब नईमी सहित कई लोग शामिल थे। सभी ने मामले की शीघ्र सुनवाई करके दोषियों को जल्द सजा दिलाने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रभारी पुलिस अधीक्षक ने परिजनों को आश्वस्त किया है कि इस मामले में स्पीडी ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके। आपको बता दूं कि 4 जुलाई 2026 को रिजवान आलम की हत्या हुई थी। इस मामले में बिशनपुर थाना कांड संख्या 34/2026 दर्ज किया गया। जब पुलिस की जांच के बाद मामले में रिजवान आलम की पत्नी डेजी परवीन और अनवर हुसैन को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया जा चुका है। पुलिस मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी रहने की बात कह रही है। इससे पहले बीते शुक्रवार को भी पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम के नेतृत्व में पीड़ित परिवार की जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शिशिर कुमार दास और सचिव ख्वाजा मुजीबुर रहमान के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में जिला अधिवक्ता संघ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए घोषणा की है कि रिजवान आलम हत्याकांड में आरोपियों को सजा मिलने तक पीड़ित परिवार के केस की पैरवी बिना किसी शुल्क के की जाएगी। इस फैसले का परिजनों ने स्वागत किया और इसे न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। वहीं पर अब पीड़ित परिवार की उम्मीद स्पीडी ट्रायल और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी है ताकि इस चर्चित हत्याकांड में जल्द से जल्द फैसला सामने आ सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के साथ धक्का मुक्की की गई है। जी हाँ, उनके साथ धक्का मुक्की की गई है। किशनगंज में कांग्रेस नेताओं में उबाल आ गया है। किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद से जुड़ी एक बड़ी खबर है। कांग्रेस का आरोप है कि संसद परिसर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान सांसद डॉक्टर जावेद आजाद विपक्षी सांसदों के साथ धक्का मुक्की और बल प्रयोग किया गया। इस घटना के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी किशनगंज ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, जब पार्टी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। दरअसल बात यह है कि किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को लेकर के कांग्रेस ने केंद्र सरकार और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जिला कांग्रेस कमेटी किशनगंज की ओर से सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में दावा किया गया है कि संसद परिसर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद सहित विपक्षी सांसदों के साथ धक्का मुक्की और बल प्रयोग किया गया। कांग्रेस का यह भी कहना है कि इससे एक दिन पहले छात्रों के प्रदर्शन के दौरान भी लाठीचार्ज किया गया था। पार्टी ने आरोप लगाया है कि पहले छात्रों पर और फिर विपक्षी सांसदों पर बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वहीं पर जिला कांग्रेस कमेटी किशनगंज ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में असहमति का सम्मान और संवाद सबसे महत्वपूर्ण होता है। पार्टी का कहना है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग लोकतांत्रिक परंपराओं और फिर संविधान की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। इन्हीं घटनाओं के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी किशनगंज ने 22 जुलाई 2026 को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की है। पार्टी ने अपने सभी पदाधिकारियों, विभिन्न प्रकोष्ठों के सदस्यों, अग्रणी संगठनों और कार्यकर्ताओं से सुबह
दोस्तों, बिहार में पंचायतों के परिसीमन को लेकर के बड़ी खबर सामने आई है। अब 7000 की आबादी पर ग्राम पंचायत बनाए जाएंगे, 500 की आबादी पर एक वार्ड बनाया जाएगा और 50,000 की आबादी पर जिला परिषद क्षेत्र का गठन किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस फैसले का असर बिहार के सभी पंचायतों, खास करके सीमांचल और किशनगंज जिले पर देखने को मिलेगा। यानी कि परिसीमन आबादी के आधार पर किया जाएगा। जिस क्षेत्र की आबादी 7000 होगी उन्हीं को पंचायत बनाया जाएगा। वहीं पर 500 की आबादी पर वार्ड बनाया जाएगा, 50,000 की आबादी पर जिला परिषद क्षेत्र बनाया जाएगा। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने पंचायतों के परिसीमन को लेकर के विस्तार से अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के साथ ही राज्य में पंचायतों की नई सीमाएं तय करने की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। नई अधिसूचना के अनुसार अब ग्राम पंचायत का गठन 7000 की निकटतम आबादी के आधार पर किया जाएगा। वहीं पर पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र 5000 की आबादी और जिला परिषद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र 50,000 की आबादी के आधार पर निर्धारित होगा। इसके अलावा प्रत्येक वार्ड का गठन 500 की आबादी के अनुसार किया जाएगा। यानी कि आबादी के आधार पर वार्डों और पंचायतों का नया स्वरूप तैयार किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि परिसीमन के लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत का गठन राजस्व ग्राम के आधार पर होगा और सामान्य परिस्थितियों में किसी गांव को 2 हिस्सों में विभाजित नहीं किया जाएगा। यदि एक से अधिक गांवों को मिलाकर के पंचायत बनाई जाती है तो पंचायत मुख्यालय सामान्यतः सबसे अधिक आबादी वाले गांव में स्थापित किया जाएगा। यानी कि परिसीमन में अगर एक से अधिक गांव शामिल होते हैं पंचायत में और उन गांव में जिस गांव की आबादी सबसे ज्यादा होगी उसी गांव में पंचायत भवन बनाया जाएगा। साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग की अधिक आबादी वाले गांव को भी मुख्यालय बनाने का प्रावधान रखा गया है। अधिसूचना के अनुसार परिसीमन की प्रक्रिया प्रखंड के उत्तर पश्चिमी हिस्से से शुरू होकर के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर पूरी की जाएगी। जहां तक संभव होगा सड़क, रेलवे लाइन, नदी और फिर अन्य सार्वजनिक स्थलों जैसी प्राकृतिक या फिर अस्थायी सीमाओं को पंचायत क्षेत्र की सीमा माना जाएगा। दोस्तों, कटाव से जूझ रहे कोचाधामन की आवाज पटना तक पहुंची है। विधायक सरवर आलम ने उप मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। जी हाँ, कोचाधामन के हजारों परिवार हर साल महानंदा और कनकई नदी के कटाव का दर्द झेलते हैं। खेत उजड़ते हैं, घर टूटते हैं और लोगों की जिंदगी फिर से शून्य पर आ जाती है। अब इस गंभीर समस्या को लेकर के कोचाधामन विधायक सरवर आलम ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात करके अस्थायी समाधान की मांग उठाई है। उनके साथ अमोर विधायक अख्तरुल ईमान और बायसी विधायक गुलाम सरवर भी मौजूद रहे। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को क्या करना है, फॉलो कर लेना है अगर फॉलो नहीं किए हैं तो। दरअसल बात यह है कि सीमांचल के कोचाधामन क्षेत्र में हर साल बाढ़ और नदी कटाव से होने वाली तबाही एक बार फिर से सरकार के दरवाजे तक पहुंची है। कोचाधामन विधायक सरवर आलम ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात करके क्षेत्र में हो रहे भीषण कटाव का मुद्दा उठाया। विधायक के अनुसार महनगांव पंचायत के फुलवाड़ी, दौला पंचायत के मंझोक, बलिया पंचायत के कदमगाछी, मचकुरी पंचायत के वार्ड संख्या 9 और तथा 10 तथा कैरीबुरपुर पंचायत के चैनपुर में महानंदा और कनकई नदी लगातार कटाव कर रही है। इसके कारण गांव की जमीन नदी में समाती जा रही है और लोगों के सामने अपने घर और भविष्य को बचाने के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। सरवर आलम ने उप मुख्यमंत्री से इन प्रभावित इलाकों में तत्काल कटावरोधी कार्य कराने और अस्थायी समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है। इस मुलाकात में अमोर विधायक अख्तरुल ईमान और बायसी विधायक गुलाम सरवर भी मौजूद रहे। उन्होंने भी सीमांचल के इस गंभीर मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। दोस्तों, आप अपने घर में जो सीमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वह सीमेंट ओरिजिनल है या फिर नकली है? क्योंकि किशनगंज में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ पर ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बड़ा करोड़ों का खेल चल रहा था। जी हाँ, किशनगंज में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली सीमेंट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आप अपना घर बना रहे हैं लाखों करोड़ों रुपए की लागत से और उसमें नकली सीमेंट का अगर इस्तेमाल होता है तो जाहिर सी बात है कि आपका घर वो घर नहीं बल्कि वो खतरों का घर बन रहा है। जहाँ नकली सीमेंट से किशनगंज में घर बनाया जा रहा है।
किशनगंज में नकली सीमेंट बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। अब आप सोच सकते हैं कि नकली सीमेंट से घर बनाएंगे तो आपका घर कितना दिन टिकेगा और उस घर में रहना कितना खतरनाक होगा। दरअसल किशनगंज सदर थाना क्षेत्र में चल रही एक अवैध फैक्ट्री में ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली सीमेंट तैयार करके बाजार में बेचा जा रहा था। पुलिस ने छापेमारी करके भारी मात्रा में नकली सीमेंट, पैकिंग सामग्री और उपकरण जब्त किए हैं। इस कार्रवाई के बाद निर्माण सामग्री के कारोबार में हरकत मच गया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि किशनगंज पुलिस ने नकली सीमेंट बनाने और फिर उसे ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बाजार में बेचने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये कार्रवाई सदर थाना क्षेत्र के समदा खिड़दो गांव में की गई है, जहां पर एक मकान के अंदर गुप्त रूप से नकली सीमेंट की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी के दौरान गिरोह के कथित मास्टरमाइंड रफीक आलम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फैक्ट्री में काम कर रहे 7 मजदूरों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। वहीं पर मामले का दूसरा कथित संचालक शमीम अख्तर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 13 टन से अधिक सीमेंट, एक ट्रैक्टर डाला, विभिन्न कंपनियों के खाली सीमेंट बैग और पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं।